अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद यूनिवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सी एस 620 को। और आज की इस वीडियो में हम लोग सी एस 620 की मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे। और ये सी एस 620 की मिड टर्म प्रिपरेशन का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट 2 और पार्ट 3 जो जितने भी बनेंगे वो मैं मज़ीद आप लोगों के साथ 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 शेयर करती जाऊँगी, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सी एस 620 से रिलेटेड कोई भी हेल्पिंग मटेरियल इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। जैसा कि कोई भी पास्ट पेपर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई भी करंट पेपर आप लोगों को नहीं मिलेगा। कोई भी एमसीक्यूज़ फाइल जो है आप लोगों को नहीं मिलेगी। सब्जेक्टिव फाइल नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग डायरेक्टली एलएमएस के ऊपर लेक्चर्स ले सकते हैं। उन लेक्चर्स को देख के खुद ही आपको जो समझना है समझना पड़ेगा और आप लोगों को पेपर दे के आना पड़ेगा। तो इसीलिए ये फ़ाइल जो थी सी एस 620 की मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की, ये फ़ाइल बना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उनको भी पता होगा ये कितना मुश्किल सब्जेक्ट था। मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, मुश्किल था इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये चीज़ मुश्किल होती है। तो ये बहुत मुश्किल काम था कि इसकी फ़ाइल कैसे क्रिएट करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइल और क्रिएट हो सी एस चुकी सिक्स है। ट्वेंटी की तो फ़ाइल आप लेंथी लोगों ने होने अब की इस वजह फ़ाइल से को मैं ध्यान आप से लोगों के स्टडी साथ करना सी है। एस आप लोगों सिक्स ने कोई ट्वेंटी भी की चीज़ मिड मिस टर्म नहीं करनी। प्रिपरेशन वीडियो की जो लेंथी हो सकती है वीडियोज़ हैं वो लेकिन हम लोग 2 to 3 प्रिपरेशन पार्ट्स में कंप्लीट डिवाइड करेंगे, करके ठीक है। आप लोगों के साथ शेयर और करूँगी। को ध्यान से स्टडी करना है। आप लोगों ने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। वीडियो लेंथी हो सकती है लेकिन हम लोग प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। और मज़ीद मैं आपको बताती चलूँ कि तो इस फ़ाइल को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। और अब बात करें अगर इस सब्जेक्ट की कि इस सब्जेक्ट में हम लोग इस कोर्स में क्या स्टडी करेंगे, तो ये जो कोर्स है किससे रिलेटेड है, किसके अबाउट है। ये कोर्स है मॉडलिंग और सिमुलेशन के। इस कोर्स में हम लोग मॉडल्स को डेवलप करना सीखेंगे। सिमुलेशन कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज करना है, मॉडल्स की वेरिफिकेशन, उसकी वैलिडेशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यही आप लोगों के एमसीक्यूज़ हैं और यही आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और बात रही लॉन्ग क्वेश्चन की, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन तब तक के लिए आप लोगों ने ये जो पॉइंट्स आप लोगों में शेयर करूँगी, आपने इनको ध्यान से समझ के इनको जाना है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज़ भी इन्हीं में से आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी इन्हीं में से आएंगे। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, अ डैश इज़ द इमिटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ रियल वर्ल्ड प्रोसेस और सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिमुलेशन है। कि क्या कि एक सिमुलेशन जो है एक हकीकी दुनिया यानी रियल वर्ल्ड जो प्रोसेस है या रियल वर्ल्ड सिस्टम है, उसकी क्या है, उसके जो रियल वर्ल्ड सिस्टम या प्रोसेस के अमल की यानी उसके ऑपरेशन की एक इमिटेशन है, एक कॉपी है। यानी आप समझ लें कि एक फेक सिमुलेशन है, कि सिमुलेशन जो है रियल वर्ल्ड प्रोसेस या रियल वर्ल्ड सिस्टम के ऑपरेशन की एक इमिटेशन है। ऑप्शन नंबर ए मतलब आप लोगों के पास जो ऑप्शन है सिमुलेशन, ये आप लोगों के पास करेक्ट है। अगर मैं आप लोगों को सिमुलेशन की एग्जांपल दूँ रियल वर्ल्ड में, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा वेदर फोरकास्टिंग में जो माहिरीन मौसमियात होते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कंप्यूटर सिमुलेशन यूज़ करते हैं। मौसम की जो पेश गोइयाँ उन्होंने हमें देनी होती है ना, उसके लिए कंप्यूटर सिमुलेशन यूज़ करते हैं और अपनी तरफ से वो दुरुस्त पेश गोइयाँ पैदा करने के लिए ये जो फेक सिमुलेशन होती है ना, इसको फोरकास्ट करते हैं। कि मतलब वो रियल वर्ल्ड की जैसी नज़र आ रही होती है ना हमें, आपकी स्क्रीन के ऊपर कि बारिश हो रही है तो वो आप लोगों को नज़र आ रहा होता है कि आज बारिश होगी, आज जो हमारा मौसम है वो कैसा होगा, आज मौसम जो है धूप होगी। तो मतलब वो चीज़ें आप लोगों को कंप्यूटर सिमुलेशन के तौर पे आप लोगों को दिखाई जा रही होती हैं, रियल वर्ल्ड जैसी दिखाई जा रही होती हैं। तो ये जो है वेदर फोरकास्टिंग, ये जो होती है ये भी आप लोगों की सिमुलेशन की एग्जाम्पल है। ये आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको दी थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द डैश ऑफ अ सिस्टम एज इट इवॉल्व्स इज स्टडीड बाय डेवलपिंग अ सिमुलेशन मॉडल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास वो बिहेवियर है। कि सिंपली क्या किसी सिस्टम के बिहेवियर को वक्त के साथ साथ बदलते हुए देखने के लिए एक सिमुलेशन मॉडल तैयार करके इसका मुताला किया जाता है, इसको स्टडी किया जाता है। इसका मतलब ये है कि निज़ाम यानी जो सिस्टम में होने वाली तब्दीलियों और उसके जो रिएक्शन होगा उसको समझने के लिए एक मॉडल तैयार किया जाता है जो हकीकी हालात की जो है सिमुलेशन करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है। ये थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है ना कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा समझ के इस सब्जेक्ट को ना स्टडी करना है और ध्यान से समझना है।
तो नेक्स्ट MCQ है, वंस डेवलप्ड एंड वैलिडेटेड अ मॉडल कैन बी यूज टू इन्वेस्टिगेट अ वाइड वैरायटी ऑफ डैश क्वेश्चन अबाउट द रियल वर्ल्ड सिस्टम। सिंपली क्या कि जब एक मॉडल जो है डिवेल्प्ड होता है, तैयार होता है, वैलिडेट होता है, तस्दीक होता है, तो उसे जब रियल वर्ल्ड सिस्टम से मुतलिक जो सवालात का जायज़ा लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो किस किस्म के सवालात का जायज़ा लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, आपने ये बताना है। तो वो है व्हाट इफ़, यानी कि अगर ऐसा, कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, कि मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली क्या कि जब एक मॉडल डेवलप होता है या वैलिडेट होता है, यानी कि सिंपल वर्डिंग में जब एक मॉडल तैयार या तस्दीक हो जाता है, तो उसे रियल वर्ल्ड सिस्टम से मुतलिक मुख्तलिफ अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, यानी ये जो व्हाट इफ़ है, तो किस्म के सवालात का जो है ना जायज़ा लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ये मॉडल जो है रियल वर्ल्ड की जो करंट सिचुएशंस को जांचने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि जो मुख्तलिफ सिचुएशंस में सिस्टम के रद्द-ए-अमल को समझा जा सके। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQs है, द सॉल्यूशन यूजली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर न्यूमेरिकल पैरामीटर विच आर कॉल्ड डैश ऑफ द सिस्टम। मतलब क्या कि जो सॉल्यूशन होता है अमूमन जो है यूजली क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर्स पर मुश्तमिल होता है। तो आपने बताना है कि विच आर कॉल्ड ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम के लिए किसे कॉल किया जाएगा। मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस का करेक्ट ऑप्शन है कि जो सोल्यूशन है अमूमन यूजली एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर्स पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए कॉल किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास है मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस, ये करेक्ट है। सिंपली इसका मतलब ये है कि जब जो सिस्टम की जो कारकर्दगी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसको मेजर करने के लिए मुख्तलिफ न्यूमेरिकल पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको मौसर अंदाज में समझा जा सके। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQs है, सिमुलेशन इनेबल द स्टडी ऑफ एंड एक्सपेरिमेंटेशन विद द इंट्रैक्शन ऑफ अ डैश विद इन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास है कॉम्प्लेक्स सिस्टम और अ सब सिस्टम, ये आप लोगों के पास करेक्ट है। सिंपली क्या कि जो सिमुलेशन मॉडल है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के इंट्रैक्शन का मुतालिया करने, उसे स्टडी करने और तजुर्बा करने के काबिल बनाता है। यानी क्या कि सिमुलेशन मॉडल के ज़रिए हम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान होने वाले जो इंट्रैक्शन को समझने और इन पर तजुर्बात करने के काबिल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम और सब सिस्टम, ये आप लोगों के पास करेक्ट है। ये पूरी स्टेटमेंट्स आप लोगों ने याद करनी है। MCQs आप लोगों से किसी भी तरह से स्टेटमेंट जो है आप लोगों से चेंज करके पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आप लोगों ने पूरी स्टेटमेंट याद करनी है और पूरी स्टेटमेंट समझनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQs है, डैश चेंजेस कैन बी सिमुलेटेड एंड द इफेक्ट ऑफ दीज अल्ट्रेशन ऑन द मॉडल्स बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड। यानी कि आपने बताना है कि कौन से चेंजेस जो हैं जिनको हम लोग सिमुलेट कर सकते हैं, तो वो हैं इंफॉर्मेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इन्वायरमेंटल। कि इंफॉर्मेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल और इन्वायरमेंटल चेंजेस को जो है सिमुलेशन मॉडल के ज़रिए बनाया जा सकता है। एंड द इफेक्ट ऑफ दीज अल्ट्रेशन ऑन द मॉडल्स बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड। और इन चेंज अल्ट्रेशंस के मॉडल के जो बिहेवियर पर जो पर असरात का जो मुशाहिदा किया जा सकता है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो चेंजेस हैं को सिमुलेशन मॉडल में शामिल करके ये दिखाया जा सकता है कि इनका सिस्टम के बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है। नेक्स्ट MCQ है, सिमुलेशन कैन बी यूज्ड एज अ डैश टू रेनफोर्स एनालिटिकल सोल्यूशन मेथडोलॉजीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है पेडागोजिकल डिवाइस के सिमुलेशन को हम लोग जो है पेडागोजिकल डिवाइस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। सिंपली कि जो सिमुलेशन मॉडल को जो है हम लोग पेडागोजिकल डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि एनालिटिकल सोल्यूशन के तरीक़ाकार यानी मेथडोलॉजी है जो उसका उसको मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट MCQ है, डैश कैन बी यूज टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू डिज़ाइंस और पॉलिसीज़ बिफोर इम्प्लीमेंटेशन टू प्रिपेयर फॉर व्हाट माइट हैपन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है सिमुलेशन के सिमुलेशन मॉडल को नए डिज़ाइंस या पॉलिसीज़ पर अमल दरामद, यानी उन पे अमल दरामद से पहले तजर्बा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि मुमकिन नताइज के लिए तैयारी की जा सके। नेक्स्ट MCQ है, डैश कैन बी यूज टू वेरीफाई एनालिटिकल सोल्यूशन। कि आपने इसमें क्या बताना है कि कौन जो है किसका इस्तेमाल करके हम लोग एनालिटिकल सोल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है सिमुलेशन। कि सिमुलेशन मॉडल को एनालिटिकल सोल्यूशन की जो तस्दीक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आसान अल्फाज में जो सिमुलेशन मॉडल के ज़रिए एनालिटिकल सोल्यूशन को हम लोग परख सकते हैं, उसकी जो दुरुस्तगी है उसकी दुरुस्तगी की तस्दीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है सिमुलेशन के ज़रिए हम कर सकते हैं।
नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। ए एंड डैश शो द सिस्टम इन सिमुलेटेड ऑपरेशन सो डैट द प्लान कैन बी विजुअलाइज्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास वो है एनिमेशन। एनिमेशन का करेक्ट ऑप्शन है कि एक एनिमेशन एक सिस्टम को नकली तौर पर यानी सिमुलेटेड तौर पर काम करते हुए दिखाती है। आसान अल्फाज में यानी एनिमेशन की मदद से हम देख सकते हैं कि सिस्टम किस तरह काम करता है जो प्लान को समझने में मदद करे। तो ऑप्शन नंबर जो एनिमेशन है आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। The modern system, factory, wafer fabrication plant, service organization, etc. is so complex that its internal interaction can be treated only through dash. तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी आप लोगों के पास सिमुलेशन है। यानी मॉडर्न सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसके अंदर होने वाले इंट्रैक्शंस को समझने और उनका एनालाइज करने के लिए जो आप लोगों के पास सिमुलेशन मॉडल का इस्तेमाल ज़रूरी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास सिमुलेशन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है हु गेव द 10 रूल्स फॉर एवेलुएटिंग व्हेन अ सिमुलेशन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बैंक्स एंड गिब्सन 1997। सिंपली आसान अल्फाज में बैंक्सन और गिब्सन 1997 ने ऐसे हालात की निशानदाही करने के लिए 10 असूल या 10 रूल्स हमें प्रोवाइड किए हैं जब जब कि कब हम लोग जो है सिमुलेशन मॉडल का इस्तेमाल नहीं कर सकते या उसका जो इस्तेमाल है वो सही नहीं होता। तो उसके लिए उसने 10 रूल इन्होंने जो थे हमें दिए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है, बैंक्स एंड गिब्सन। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। द फर्स्ट रूल इंडिकेट दैट सिमुलेशन शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय। तो इसमें ये फर्स्ट रूल जो आप लोगों के पास है वो इंडिकेट करता है कि पहला असूल हमें ये बताता है कि जो सिमुलेशन मॉडल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब मसले का जो हल है वो किससे निकाला जा सके। कॉमन सेंस यानी ऑप्शन नंबर जो ये है आप लोगों के पास कॉमन सेंस ये करेक्ट है कि यानी अगर कोई मसला जो है वो बहुत सादा सा है और कॉमन सेंस वाला है जिसका जो हल है कॉमन सेंस से मुमकिन है तो उसके लिए जो सिमुलेशन मॉडल की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास कॉमन सेंस है ये करेक्ट है और ये फर्स्ट रूल है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। द सेकंड रूल सेज दैट सिमुलेशन शुड नॉट बी यूज्ड इफ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड एनालिटिकली। ये आप लोगों का एमसीक्यू सिर्फ यहाँ तक ही है, इसको आगे आप लोगों ने स्किप कर देना है, सिर्फ यहाँ तक आप लोगों ने करना है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा आप लोगों के पास वो एनालिटिकली आएगा कि ऊपर हम लोगों ने किया था कॉमन सेंस के, अगर कॉमन सेंस से वो सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम तो हम लोग भी जो सिमुलेशन मॉडल है इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह अगर एनालिटिकली भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तब भी हम लोग सिमुलेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। द नेक्स्ट रूल सेज दैट सिमुलेशन शुड नॉट बी यूज्ड इफ इट इज़ ईजियर टू परफॉर्म। तो इधर भी अब ये नेक्स्ट रूल में क्या है कि हमारी सिमुलेशन जो है कब इस्तेमाल नहीं हो सकती अगर इसको परफॉर्म डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म करना आसान हो। फोर्थ रूल है हमारे पास। द फोर्थ रूल सेज नॉट टू यूज़ सिमुलेशन इफ़ द डैश एक्सीड्स द सेविंग। फोर्थ रूल में क्या है कि अगर जो हमारे पास कॉस्ट है वो हमारी सेविंग से ज़्यादा हो जाए तब भी हम लोग सिमुलेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो कॉस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। रूल्स 5 एंड 6 इंडिकेट दैट सिमुलेशन शुड नॉट बी परफॉर्म्ड इफ़ द डैश आर नॉट अवेलेबल। कि रूल नंबर 5 और 6 क्या कहते हैं कि अगर सिमुलेशन तब करने की ज़रूरत नहीं होती, पर उसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए अगर जो हमारे पास रिसोर्स और टाइम है वो हमारे पास अवेलेबल ना हो। तो ऑप्शन नंबर जो रिसोर्स और टाइम है ये करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू है। द सेवंथ रूल सिमुलेशन टेक्स डेटा समटाइम लोड्स ऑफ डेटा इफ नो डैश इज अवेलेबल नॉट इवन एस्टिमेट सिमुलेशन इज नॉट एडवाइज्ड। सेवन रूल क्या कहता है कि सिमुलेशन डेटा लेता है बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा डेटा। इफ़ नो डैश इज़ अवेलेबल, अगर हमारे पास जो है डेटा अवेलेबल ना हो, दस्तियाब ना हो, नॉट इवन एस्टिमेट ना हमारे पास एस्टिमेट अवेलेबल हो, सिमुलेशन इज़ नॉट एडवाइस, तो फिर सिमुलेशन करने का मशवरा नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डेटा आप लोगों के पास करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। द रूल नंबर 8 कंसर्न द एबिलिटी टू वेरीफाई एंड वैलिडेट द मॉडल इफ देर इज़ नॉट इनफ डैश और इफ द पर्सनल आर नॉट अवेलेबल सिमुलेशन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे जो रूल नंबर 8 है ये किसकी कंसर्न है, ये जो है मॉडल की जो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की एबिलिटी से रिलेटेड है। जी, तो जो रूल नंबर 8 है ये जो मॉडल की तस्दीक है, वेरिफिकेशन है और एबिलिटी है, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन है, इसकी सलाहियत से, इसकी एबिलिटी से मुतल्लिक है कि क्या है कि इफ़ देर इज़ नॉट इनफ टाइम, ऑप्शन नंबर जो आपके पास टाइम है ये करेक्ट है। इफ़ देर इज़ नॉट इनफ टाइम और इफ़ द पर्सन आर नॉट अवेलेबल सिमुलेशन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, अगर
काफ़ी नहीं है टाइम, या अगर एहलकार दस्तयाब नहीं है यानी पर्सनल अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो हमारे पास सिमुलेशन मॉडल है वो मुनासिब नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी इन रूल्स की, कि कब कब हम लोग जो सिमुलेशन है वो नहीं कर सकते। ये एग्जांपल्स दी गई हैं। ये रूल नंबर 10 जो है ये आप लोगों को बताया गया है कि इन 10 सिचुएशंस में हम लोग सिमुलेशन नहीं कर सकते। तो रूल नंबर 9 क्या है कि अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 9, इफ़ मैनेजर हैव डैश इफ़ दे आस्क फॉर टू मच टू सोन, और इफ़ द पावर ऑफ सिमुलेशन इज़ ओवर एस्टिमेटेड, देन सिमुलेशन माइट नॉट बी द अप्रोप्रिएट टूल। सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें क्या है कि यानी अगर मैनेजर्स की जो उम्मीदें हैं हकीकत से बहुत दूर हैं, या वो फौरी तौर पर बहुत ज़्यादा नताइज चाहता है, तो ऐसे में जो सिमुलेशन मॉडल है इसका इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 10, इफ सिस्टम बिहेवियर इज डैश और इट कांट बी डिफाइंड, सिमुलेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट। ह्यूमन बिहेवियर इज समटाइम एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टू मॉडल। आसान अल्फाज में कि जो रूल नंबर 10 है उसके मुताबिक अगर सिस्टम का जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो या उसे बयान नहीं किया जा सकता हो, तो सिमुलेशन मॉडल का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। जो है ख़ास तौर पर इंसान के रवैये के मामले में, इंसानी जो बिहेवियर होता है वो मॉडल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आएगा टू कॉम्प्लेक्स, ये करेक्ट है कि जब हमारा जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो या उसे डिफ़ाइन ना किया जाए तब हमें जो है सिमुलेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। ये हमारे 10 रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों से इन रूल्स में से कोई सा भी रूल आपके एमसीक्यूज़ में से पूछा जा सकता है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने जो 10 रूल हैं अच्छे से एक दफ़ा इनको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है। In contrast to optimization model, dash are run rather than solved. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिमुलेशन मॉडल। कि इन कंट्रास्ट टू ऑप्टिमाइजेशन मॉडल के मुकाबले में जो सिमुलेशन मॉडल को रन किया जाता है, चलाया जाता है, बजाय इसके rather than solved के इन्हें हल किया जाए। आसान अल्फाज में यानी जहाँ ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स में किसी बेहतरीन हल तक पहुँचने की कोशिश की जाती है, वहाँ सिमुलेशन मॉडल को मुख्तलिफ़ सिचुएशंस का जो तजुर्बा करने के लिए चलाया जाता है ताकि इनके नताइज को देखा जा सके। तो इसीलिए सिमुलेशन मॉडल्स का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है। सिमुलेशन हैज़ मैनी एडवांटेजेस बट सम डिसएडवांटेजेस। कि सिमुलेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। दीज आर लिस्टेड बाय, तो ये किसकी तरफ से लिस्टेड किए गए हैं, ये है इनकी तरफ से लिस्टेड किए गए। पैरन, शैनन एंड सडोस्की 1995 की तरफ से ये लिस्टेड किए गए हैं डिसएडवांटेजेस। तो ये आपने नाम याद रखने हैं, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। सिमुलेशन इज इंट्यूटिवली appealing to a dash because it mimics what happens in a real system or what is perceived for a system that is in the design stage। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लाइंट। आसान अल्फाज में यानी जो सिमुलेशन मॉडल क्लाइंट्स के लिए ज़्यादा दिलकश होता है, क्योंकि ये जो हकीकी हालात की अक्कासी करता है या ऐसे सिस्टम की सूरत हाल को दिखाता है जो अभी भी डिज़ाइन स्टेज में होते हैं या तरक्की के मराहल में होते हैं। तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन नंबर है क्लाइंट, ये करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। द आउटपुट डेटा फ्रॉम सिमुलेशन शुड डायरेक्टली correspond टू द आउटपुट दैट कुड बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द डैश। आसान अल्फाज में सिमुलेशन मॉडल से हासिल कर दी जो आउटपुट को उस आउटपुट से डायरेक्टली correspond होना चाहिए जो रियल वर्ड से रिकॉर्ड किए जाते हैं। आसान अल्फाज में यानी जो डेटा सिमुलेशन मॉडल से हासिल होता है वो रियल वर्ड के जो आउटपुट के साथ बिल्कुल मुताबिकत रखना चाहिए ताकि इसकी दुरुस्तगी को यकीनी बनाया जा सके। ठीक है, तो रियल सिस्टम इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। सिमुलेशन इज़ नॉट अ, तो सिमुलेशन इज़ नॉट अ सिल्वर बुलेट। ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास सिल्वर बुलेट है ये करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू डैश इज़ अबाउट एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आपने बताना है कि कौन सा जो है एक्सप्लोरेशन और अंडरस्टैंडिंग्स के अबाउट है। तो सिमुलेशन जो है वो एक्सप्लोरेशन और अंडरस्टैंडिंग के अबाउट है। ऑप्शन नंबर जो सिमुलेशन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। व्हाट डैश इज़ अबाउट फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन विद इन अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट। आसान अल्फाज में ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है किसी मखसूस हदूद के अंदर यानी
किसी भी सेट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट के अंदर बेहतरीन हल तलाश करने के बारे में, बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करने के बारे में। तो ऑप्टिमाइजेशन आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट इनपुट कंडीशन टू ऑब्जर्व द सिस्टम्स परफॉर्मेंस एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। दे डोंट प्रोवाइड अ सिंगल सोल्यूशन बट अलाउ द एनालिसिस ऑफ मल्टीपल सिनेरियोज। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो इस पैराग्राफ में सिंपली यही बात हो रही है कि सिमुलेशन मॉडल्स की मदद से, ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास, ये सिमुलेशन मॉडल ये करेक्ट है कि सिमुलेशन मॉडल की मदद से मुख्तलिफ कंडीशंस को आजमा कर ऑब्ज़र्व कर कर सिस्टम के जो बिहेवियर को समझने और मुतअद्दिद मुमकिन सूरतों का जायज़ा लेने में मदद मिलती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास वो ए है, सिमुलेशन मॉडल। कि सिमुलेशन मॉडल मुख्तलिफ इनपुट कंडीशन के साथ तजर्बात करने का अमल शामिल करते हैं ताकि सिस्टम की कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस को देखा जा सके और उसकी बुनियाद पर फैसले किए जा सकें। ये एक वाहिद हल या वाहिद सोल्यूशन फ्राहम नहीं करते, बल्कि मल्टीपल सिनेरियोज़ की बेसिस पर तज्जिया करने या एनालाइज करने की इजाज़त देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश यूज मैथमेटिकल मेथड टू डायरेक्टली कंप्यूट द बेस्ट सोल्यूशन टिपिकली थ्रू टेक्निक्स लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग, इंटीजर प्रोग्रामिंग और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। आसान अल्फाज में आपने बताना है कि कौन से जो मॉडल्स हैं आपने बताना है, तो वो है ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। कि ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स जो हैं वो ऐसे मॉडल्स हैं जो कि मैथमेटिकल मेथड्स की मदद से मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन हल या कह लें कि जो बेटर सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जो आप लोगों का ऑप्टिमाइजेशन मेथड है, मॉडल है, ये आप लोगों के पास करेक्ट है। तो वो कौन सी टेक्निक्स हैं, वो यही टेक्निक्स हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, इंटीजर प्रोग्रामिंग एंड नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश अबाउट हाउ और व्हाई सर्टेन फिनोमेना अकर कैन बी टेस्टेड और फिजिबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिजिबिलिटी। कि फिजिबिलिटी जो है किसके अबाउट है, कि हाउ और वाई सर्टेन फिनोमेना अकर के क्यों और क्यों और क्यों और कैसे कुछ फिनोमेना जो हैं अक्र होते हैं, कैन बी टेस्टेड फॉर फिजिबिलिटी, जिन्हें फिजिबिलिटी के लिए टेस्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो हाइपोथेसिस है ये आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश एनालिसिस कैन बी परफॉर्म टू डिस्कवर वेयर वर्क इन प्रोसेस इंफॉर्मेशन मटेरियल एंड सो ऑन आर बीइंग डिलेड एक्सेसिवली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है बोटल नेक। कि बोटल नेक एनालिसिस जो है या बोटल नेक तज्जिया जो है ये जांचने के लिए किया जाता है, ये जानने के लिए किया जाता है कि काम की जो अंजाम दही में कहाँ रुकावटें पैदा हो रही हैं और कहाँ किस जगह ताख़ीर हो रही है इंफॉर्मेशन मटेरियल कि कहाँ पे मतलब ताख़ीर हो रही है। तो ये जो काम है ये बोटल नेक एनालिसिस परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बोटल नेक एनालिसिस है ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ डैश स्टडी कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द सिस्टम ऑपरेट्स रेदर देन हाउ इंडिविजुअल्स थिंक द सिस्टम ऑपरेट। सिंपली इस एमसीक्यूज में क्या है कि जो सिमुलेशन की स्टडी है ये समझने में मदद कर सकती है कि सिस्टम किस तरह काम करता है, बजाय इसके कि इंडिविजुअल क्या सोचते हैं, यानी अफराद क्या सोचते हैं कि सिस्टम किस तरह काम करता है। आसान अल्फाज में यानी ये जो स्टडी है रियल वर्ल्ड की कारकर्दगी, रियल वर्ल्ड की जो परफॉर्मेंस है उसको समझने में मदद फ्राहम करता है, ना कि लोगों के ख्याली तस्वीर के मुताबिक काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है सिमुलेशन। इस ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास है सिमुलेशन ये करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू है, डैश क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, दिस इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल इन द डिज़ाइन ऑफ न्यू सिस्टम्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है व्हाट इफ़ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा कि सवालात के जवाबात दिए जा सकते हैं। दिस इज़ पार्टिकुलरली यूज़फुल इन द डिज़ाइन ऑफ न्यू सिस्टम्स। ये पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर न्यू सिस्टम्स के डिज़ाइन में मददगार साबित होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डिसएडवांटेज ऑफ सिमुलेशन इज़ दैट इफ़ टू मॉडल आर कंस्ट्रक्टेड बाय डिफरेंट competent individuals they might have dash but it is highly unlikely that they will be the same। कि क्या कि सिमुलेशन मॉडल का एक नुकसान ये है कि अगर दो मॉडल डिफरेंट कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स ने तैयार किए हों, यानी मुख्तलिफ काबिल अफराद ने तैयार किए हों, तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं, बट इट इज़ हाईली अनलाइकली डेट दे विल बी द सेम। लेकिन ये बहुत गैर मतवक्का है, अनलाइक है कि वो एक जैसे होंगे। सिंपली क्या कि मुख्तलिफ माहिरीन यानी मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के ज़रिए बनाए गए मॉडल्स में कुछ सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि वो बिल्कुल एक जैसे हों, ठीक है। तो सिमिलरिटीज़ इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू है, डिसएडवांटेज ऑफ सिमुलेशन इज सिमुलेशन रिजल्ट्स कैन बी डिफ़िकल्ट टू डैश।
तो इसमें आपने क्या बताना है कि जो सिमुलेशन मॉडल का एक नुकसान या एक डिसएडवांटेज ये है कि सिमुलेशन रिजल्ट्स की को क्या करना मुश्किल हो सकता है, क्या डिफ़िकल्ट है उसको करना। तो उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल है, उसको तशरीह करना मुश्किल है। आसान अल्फाज में क्या कि बाज़ औक़ात यानी ये जो सिमुलेशन मॉडल से हासिल करदे जो रिज़ल्ट्स की वज़ाहत करना या उसे समझना बाज़ औक़ात चैलेंजिंग हो सकता है। तो इंटरप्रेट इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, सिमुलेशन मॉडलिंग एंड एनालिसिस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड डैश। कि जो सिमुलेशन मॉडलिंग है एंड एनालिसिस है ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और दूसरा क्या होता है, एक्सपेंसिव होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास है एक्सपेंसिव, ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, यहाँ मैंने आप लोगों के सामने सिर्फ करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों के पास वहाँ 3-4 ऑप्शन होंगे, तो आप लोगों ने उनमें से करेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? इसलिए मेरे मुँह से बार-बार वो ऑप्शन नंबर निकल रहा है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, सिमुलेशन इज़ यूज्ड इन सम केसेस व्हेन एंड डैश इज़ पॉसिबल और इवन प्रेफरेबल। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, सिमुलेशन इज़ यूज्ड इन सम केसेस व्हेन एंड डैश इज़ पॉसिबल और इवन प्रेफरेबल। कि कुछ सम केसेस में जो सिमुलेशन मॉडल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, व्हेन एंड डैश इज़ पॉसिबल, जब क्या, कि जब एनालिटिकल सॉल्यूशन हमारे पास पॉसिबल हो। ऑप्शन जो आप लोगों के पास एनालिटिकल सॉल्यूशन है ये करेक्ट है, कि जब एनालिटिकल सॉल्यूशन मुमकिन हो और इवन प्रेफरेबल और यहाँ तक कि ज़्यादा प्रेफरेबल हो। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वेंडर ऑफ डैश हैव बीन एक्टिवली डेवलपिंग पैकेजेस दैट कंटेन मॉडल्स दैट नीड ओनली इनपुट डेटा फॉर देयर ऑपरेशन। सिंपली क्या कि वेंडर ऑफ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, आप लोगों के पास सिमुलेशन सॉफ्टवेयर करेक्ट ऑप्शन है, कि वेंडर ऑफ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हैव बीन एक्टिवली डेवलपिंग पैकेजेस दैट कंटेन मॉडल्स। के सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के सेलर के तौर पर, वेंडर्स के तौर पर ऐसे पैकेजेस तैयार कर रहे हैं जिनमें मॉडल्स शामिल शामिल हैं, दैट नीड ओनली इनपुट डेटा फॉर देयर ऑपरेशन, जो सिर्फ अपने काम के लिए इनपुट डेटा की ज़रूरत रखते हैं। आसान अल्फाज में यानी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर फ्राहम करने वाले ऐसे सॉफ्टवेयर के पैकेजेस तैयार कर रहे हैं जो यूज़र्स को सिर्फ ज़रूरी जो इंफॉर्मेशन है फ्राहम करने की ज़रूरत होती है ताकि मॉडल दुरुस्त तौर पर काम कर सकें। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सिमुलेशन कैन बी परफॉर्म्ड फास्टर टुडे देन यस्टरडे एंड विल बी इवन फास्टर टुमारो because of advanced in dash that permit rapid running of scenarios and because of advances in many simulation packages। सिंपली क्या कि आज के मुकाबले में कल की निस्बत सिमुलेशन मॉडल को आज ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से किया जा सकता है और कल मज़ीद तेज़ रफ्तार होगा। क्योंकि किसकी वजह से, कि हार्डवेयर की वजह से, क्योंकि हार्डवेयर में एडवांसेस ने सिनेरियोज को तेज़ी से चलाने की इजाज़त दे दी है, एंड बिकॉज ऑफ एडवांसेस इन मैनी सिमुलेशन पैकेजेस, और बहुत से सिमुलेशन पैकेजेस में भी तरक्की हुई है, एडवांस हुए हैं। अगर और भी आसान अल्फाज में बताऊं तो आज के दौर में बेहतर हार्डवेयर और जदीद सॉफ्टवेयर की बदौलत सिमुलेशन मॉडल को तेज़ तर अंदाज में चलाना मुमकिन है और मुस्तकबिल में ये मज़ीद तेज़ हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हार्डवेयर। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू से, डैश आर नॉट एबल टू एनालाइज मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट आर इनकाउंटर्ड इन प्रैक्टिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लोज्ड फॉर्म मॉडल। के क्लोज्ड फॉर्म मॉडल आर नॉट एबल टू एनालाइज मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट आर इनकाउंटर्ड इन प्रैक्टिस। के आसान अल्फाज में क्लोज्ड फॉर्म मॉडल्स ज़्यादातर जो हैं एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो हैं का मौसर तजिया नहीं कर सकते, उसको मौसर तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते, जो कि प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने इनकाउंटर्ड होते हैं, आप लोगों के सामने आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन मैनी ईयर्स ऑफ कंसल्टिंग प्रैक्टिसेस के कंसल्टिंग के कई सालों के प्रैक्टिस में नॉट वन प्रॉब्लम वाज इनकाउंटर दैट कुड हैव बीन सॉल्व बाय डैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लोज्ड फॉर्म सोल्यूशन। के कंसल्टिंग के कई सालों के तजर्बे में कोई भी मसला ऐसा नहीं मिला जो क्लोज्ड फॉर्म सोल्यूशन की मदद से हल किया जा सकता हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्लोज्ड फॉर्म सोल्यूशन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द डैश इज़ एन एक्सीलेंट वे टू लर्न मोर अबाउट द लेटेस्ट इन सिमुलेशन एप्लीकेशन थ्योरी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आप लोगों के पास विंटर सिमुलेशन कॉन्फ्रेंस WSC। सिंपल और आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो कॉन्फ्रेंस है यानी विंटर सिमुलेशन कॉन्फ्रेंस जो है ये सिमुलेशन मॉडल्स और इनके इस्तेमाल के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सीखने के लिए एक आप लोगों को एक्सीलेंट वे प्रोवाइड करती है, एक शानदार मौका फ़राहम करती है।
तो वो कौन करती है? ये विंटर सिमुलेशन कॉन्फ्रेंस करती है। ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास विंटर सिमुलेशन कॉन्फ्रेंस है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, वेयर टू लुक फॉर सिमुलेशन एप्लीकेशंस। सिंपल वर्डिंग में सिमुलेशन एप्लीकेशंस के लिए कहाँ देखें? तो सिमुलेशन एप्लीकेशंस के लिए आप लोगों को विंटर सिमुलेशन कॉन्फ्रेंस तक देखना चाहिए। आप लोगों को www.wintersimulation.organization के ऊपर भी सिमुलेशन एप्लीकेशन से रिलेटेड आप लोगों को जो है डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन द WSC यानी विंटर सिमुलेशन कॉन्फ्रेंस वी कैन सी लेटेस्ट इन डैश। सिंपली क्या कि इन द WSC यानी इस कॉन्फ्रेंस में यानी विंटर सिमुलेशन कॉन्फ्रेंस में हमें जदीद तरीन एप्लीकेशंस, थ्योरी और ट्यूटोरियल्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है हासिल करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ए डैश इज स्पॉन्सर्ड बाय 6 टेक्निकल सोसाइटीज़ एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी IST। सिंपली आपने बताना है कौन सी जो कॉन्फ्रेंस है, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन बेसिकली यही है WSC यानी विंटर सिमुलेशन कॉन्फ्रेंस। तो आपने यही बताना था कौन सी जो कॉन्फ्रेंस है इन टेक्निकल जो सोसाइटीज़ हैं और इन नेशनल इंस्टीट्यूट को प्रमोट करती है, इनकी हिमायत करती है, तो वो WSC है। विंटर सिमुलेशन कॉन्फ्रेंस जो है 6 टेक्निकल सोसाइटीज़ को एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी IST को स्पॉन्सर करती है। और ये नीचे आप लोगों के पास टेक्निकल सोसाइटीज़ के नाम भी दिए गए हैं, या आप लोगों ने जो सारे नाम हैं आप लोगों ने एक बार पढ़ लेने हैं। इनमें से मे बी आप लोगों के पास कोई MCQs बन के आ जाए, ठीक है, या फिर एब्रीवेशन बन के आ सकता है आप लोगों के पास, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने एक बार सारे ध्यान से पढ़ लेने हैं। जैसे फर्स्ट है, आपसे ASA का एब्रीवेशन पूछा जा सकता है, तो क्या होगा? अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन। इसी तरह आप लोग सेकंड लास्ट देख सकते हैं, लास्ट वाला देख सकते हैं, द सोसाइटी फॉर कंप्यूटर सिमुलेशन SCS का, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आप लोगों से इन्फॉर्म्स CS का पूछा जा सकता है। इस तरह करके आप लोगों से एब्रीवेशन पूछे जा सकते हैं, आप लोगों से टेक्निकल सोसाइटीज़ के नाम पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQs है, इन मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन डैश ऑफ कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यूजिंग एनालॉजीज टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। सिंपल क्या कि मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन में डैश ऑफ कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कि कौन सा जो कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यूज़ होता है। तो इन मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन में डायनामिक मॉडलिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यूजिंग एनालॉजीज टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम। आप लोगों के पास जो डायनामिक मॉडलिंग है ये करेक्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन में कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की डायनामिक मॉडलिंग की जाती है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ एनालॉजीज़ को यूज़ करती है, एनालॉजीज़ का इस्तेमाल करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डायनामिक मॉडलिंग। सिंपली क्या कि इन मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन डायनामिक मॉडलिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन में कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की डायनामिक मॉडलिंग की जाती है यूजिंग एनालॉजीज़ टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ एनालॉजीज़ का इस्तेमाल करती है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQs है, अ मल्टी बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर सपोर्टिंग मिलिट्री बेस्ड इंटरेक्टिव सिमुलेशन इन डैश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास 3D इन्वायरमेंट के, अ मल्टी बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर सपोर्टिंग मिलिट्री बेस्ड इंटरेक्टिव सिमुलेशन इन 3D इन्वायरमेंट। नेक्स्ट MCQs है, रिसर्च प्लान डेवलपमेंट फॉर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑफ डैश ऑपरेशन इन अर्बन टेरेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आप लोगों के पास मिलिट्री ऑपरेशन। तो सिंपली हमने इस MCQs में यही बताना था कि अर्बन ट्रेन यानी कि शहरी इलाकों में डैश की मॉडलिंग और सिमुलेशन के लिए तहकीकाती यानी रिसर्च प्लान या तहकीकाती मंसूबा तैयार करना किसकी मतलब क्या किसके लिए करना है? तो मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास है ना मिलिट्री ऑपरेशन, ये करेक्ट है कि शहरी इलाकों में फ़ौजी कार्रवाइयों मिलिट्री ऑपरेशन की मॉडलिंग और सिमुलेशन के लिए रिसर्च प्लान तैयार करना। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, वी हैव सीन सच अ वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज वेयर सिमुलेशन हैज़ एप्लीकेशन डैश इज़ द लिमिट। सिंपली क्या कि हमने मुख्तलिफ शोबों में सिमुलेशन मॉडल के इस्तेमाल की एक वाइड रेंज देखी है, एक वसी रेंज देखी है। स्काई इज़ द लिमिट, स्काई का करेक्ट ऑप्शन है कि स्काई इज़ द लिमिट, आसमान की हद है। सिंपल बताऊँ तो इधर ये बात हो रही है कि यानी ये बयान ये इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि स्काई इज़ द लिमिट, कि सिमुलेशन मॉडल के इस्तेमाल की कोई हद नहीं है और इनके मुमकिन इस्तेमाल के शोबे बहुत ज़्यादा हैं। कि स्काई इज़ द लिमिट से मुराद ये था, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन स्काई है। नेक्स्ट MCQs है, टू मॉडल अ सिस्टम इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अ डैश।
कि क्या किसी सिस्टम का मॉडल बनाने के लिए, किसी निज़ाम का मॉडल बनाने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ, कि आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें। किस कंसेप्ट को? सिस्टम एंड द सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम और सिस्टम बाउंड्री के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है टू मॉडल आ सिस्टम। ये किसी मॉडल का, किसी सिस्टम का मॉडल बनाने के लिए निज़ाम के जो सिस्टम और सिस्टम की जो बाउंड्री की सरहद है, यानी सिस्टम की जो बाउंड्री है, उसको समझना ज़रूरी है। अगर और आसान अल्फाज में बताऊँ तो किसी भी निज़ाम, किसी भी सिस्टम की मॉडलिंग के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम उस सिस्टम की, पहले उस सिस्टम की जो तारीफ़ है और उसके हदूद को जान लें पहले, ठीक है? तो इसका जो ऑप्शन है सिस्टम एंड सिस्टम बाउंड्री, ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, अ डैश इज़ डिफाइंड एज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर जॉइंड टुगेदर इन सम रेगुलर इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस टुवर्ड्स द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ सम पर्पज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास, वो सिस्टम है कि अ सिस्टम इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, के सिस्टम को एज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के तौर पर डिफाइन किया गया है दैट आर जॉइंड टुगेदर इन सम रेगुलर इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस टुवर्ड द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ सम पर्पस, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं इन सम रेगुलर इंटरेक्शन, एक रेगुलर इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस के साथ टुवर्ड्स द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ सम पर्पस, किसी मकसद के हसूल के लिए। तो और भी आसान अल्फाज में बताऊँ तो जो सिस्टम होता है वो मजमूआ होता है ऑब्जेक्ट्स का, एक ग्रुप, ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप का वो मजमूआ होता है जो कि एक दूसरे के साथ एक मुंज़िम अंदाज में जुड़े होते हैं, ताकि एक ख़ास मकसद उससे हासिल किया जा सके। तो सिस्टम ये है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, A changes in a dash occur based on changes outside the system। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिस्टम इन्वायरमेंट, कि चेंजेस इन अ सिस्टम इन्वायरमेंट अक्कर, के सिस्टम के इन्वायरमेंट में चेंजेस जो हैं सिस्टम के बाहर होने वाली चेंजेस की बुनियाद पर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिस्टम इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, सच चेंजेस आर सेड टू अकर इन द सिस्टम इन्वायरमेंट, कि ऐसे चेंजेस जो, कि ऐसे चेंजेस को सिस्टम के इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये गॉर्डन ने कहा था 1978 में। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन डैश इट इज़ नेसेसरी टू डिसाइड ऑन द बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम एंड इन इट्स एनवायरनमेंट। आपने बताना है किस सिस्टम में इट इज़ नेसेसरी टू डिसाइड ऑन द बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम एंड इन इट्स एनवायरनमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मॉडलिंग सिस्टम, के मॉडलिंग सिस्टम के अंदर जो है निज़ाम यानी सिस्टम और इसके इन्वायरमेंट के दरमियान हद का फ़ैसला करना, बाउंड्री का फ़ैसला करना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो मॉडलिंग सिस्टम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, मॉडलिंग सिस्टम रिक्वायर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डैश। तो इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो सॉरी ऑप्शन है सिस्टम बाउंड्री, आप लोगों के पास करेक्ट है, कि मॉडलिंग सिस्टम रिक्वायर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम बाउंड्री, कि सिस्टम की मॉडलिंग के लिए सिस्टम की बाउंड्री के कंसेप्ट की शिनाख्त जो है वो ज़रूरी है। सिस्टम बाउंड्री इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी मेड अप ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सिस्टम है, कि सिस्टम इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी मेड अप ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। आसान अल्फाज में ये बयान इस बात की वजाहत कर रहा है कि सिस्टम जो है मुख्तलिफ़ हिस्सों का मजमूआ है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है? तो सिस्टम इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश आर बैरियर्स दैट डिफाइन अ सिस्टम एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर सिस्टम इन द एनवायरनमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आप लोगों के पास बाउंड्रीज़, के बाउंड्रीज़ आर बैरियर दैट डिफाइन अ सिस्टम, के बाउंड्रीज़ वो बैरियर्स हैं जो सिस्टम की वजाहत करते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं और उसको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम अदर सिस्टम इन द इन्वायरमेंट, और उसे इन्वायरमेंट में दूसरे सिस्टम से डिस्टिंग्विश करते हैं, मुमताज़ करते हैं। तो बाउंड्रीज का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम टू बी रेजिलियंट टुवर्ड्स एक्सटर्नल फैक्टर एंड मेंटेन इट्स की करेक्टरिस्टिक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है होम्योस्टेसिस, आप लोगों के पास, कि होम्योस्टेसिस इज़ द की टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम टू बी रेजिलियंट टुवर्ड्स इट्स एक्सटर्नल फैक्टर एंड मेंटेन इट्स की करेक्टरिस्टिक्स। इस एमसीक्यूज़ में सिंपली ये बात हो रही है कि जो होम्योस्टेसिस है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम जो के अंदर जो एक्सटर्नल चेंजेस के असरात के बावजूद जो है अपने अहम करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, की करेक्टरिस्टिक हैं, अहम पहलू हैं को महफूज रखने की कोशिश करता है। तो होम्योस्टासिस इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज द टेंडेंसी ऑफ अ सेल्फ अडॉप्टिंग सिस्टम टू मेक द इंटरनल चेंजेस नीडेड टू प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ एंड कीप फुलफिलिंग इट्स पर्पस।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो अडेप्शन है। और सिंपल वर्डिंग में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे इस एमसीक्यूज़ में ये बात हो रही है कि अडेप्शन का मतलब ये है कि सिस्टम खुद को बचाने और अपने मकसद की तकमील के लिए इंटरनल चेंजेस करता है, ठीक है। तो अडेप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है डैश इज़ द सर्कुलर इंटरेक्शन दैट सिस्टम इंगेज इन सच दैट द इन्फ्लुएंस वन अनदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन कि इस अगर आसान अल्फाज में आपको इस स्टेटमेंट का मतलब बताऊं तो इसमें ये बात हो रही है कि रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि डिफरेंट सिस्टम्स आपस में मिलकर एक ऐसा इंटरेक्शन करते हैं जिससे वो एक दूसरे को मुतासिर कर सकते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शन वो आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज द प्रोसेस बाय विच सिस्टम सेल्फ करेक्ट बेस्ड ऑन रिएक्शन फ्रॉम अदर सिस्टम इन द इन्वायरमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फीडबैक लूप। कि फ़ीडबैक आसान अल्फाज में अगर इसकी हम बात करें तो इस एमसीक्यूज़ में ये बात हो रही है कि फ़ीडबैक लूप का मतलब क्या है। कि फ़ीडबैक लूप का मतलब ये है कि मुख्तलिफ सिस्टम्स अपने माहौल में मौजूद दूसरे सिस्टम्स के परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फ़ीडबैक लूप का मतलब ये है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है डैश इज़ द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द टाइम इट इज़ फंक्शनिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है थ्रूपुट। कि थ्रूपुट इज़ द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड इन इट्स फॉर्मेट ड्यूरिंग द टाइम इट इज़ फंक्शनिंग। आसान अल्फाज में ये कि थ्रूपुट जो है इस रफ्तार को ज़ाहिर करता है जिसके साथ जो एनर्जी है सिस्टम और उसके माहौल के दरमियान ट्रांसफ़र होती है जब वो काम कर रहा होता है। तो थ्रूपुट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है डैश द सिस्टम क्लोजेस्ट टू द क्लाइंट। तो माइक्रो सिस्टम जो है ये क्लाइंट से क्लोजेस्ट है। सिंपल वर्डिंग में कि माइक्रो सिस्टम वो सिस्टम है जो कि क्लाइंट के करीब तरीन होता है, ठीक है। तो माइक्रो सिस्टम इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास डैश इज़ द रिलेशनशिप अमंग द सिस्टम इन एन इन्वायरमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मीसो सिस्टम। के मीसो सिस्टम जो है वो ताल्लुकात हैं, वो रिलेशनशिप है जो इन्वायरमेंट में मौजूद सिस्टम्स के दरमियान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास डैश इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू सिस्टम दैट हैज़ एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन अ थर्ड सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक्सो सिस्टम। ये आप लोगों ने सारे चीज़ें जो एमसीक्यू ने ध्यान से पढ़ना है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना वहाँ जाके। इनमें डिफरेंस आपने याद रखना है मेसो सिस्टम में, एक्सो सिस्टम में, मैक्रो सिस्टम में। जैसे हमने ऊपर के पढ़ा था अभी ये वाला माइक्रो सिस्टम, ये तमाम चीज़ें एक जैसे नाम है तो आप लोगों ने इनमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अच्छा अब कौन सा था कि एक्सोसिस्टम। कि एक्सोसिस्टम इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू सिस्टम दैट हैज़ एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन अ थर्ड सिस्टम। कि एक्सोसिस्टम दो सिस्टम के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा ताल्लुक है जो एक तीसरे निज़ाम पर इनडायरेक्ट इफेक्ट यानी एक इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है तीसरे यानी थर्ड सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एकोसिस्टम। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया मैक्रो सिस्टम वाला। कि डैश इज द लार्जर सिस्टम दैट इन्फ्लुएंस क्लाइंट सच एज पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटाइटलमेंट प्रोग्राम्स एंड कल्चर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो माइक्रो सिस्टम है। तो माइक्रो सिस्टम इज द लार्जर सिस्टम दैट इन्फ्लुएंस क्लाइंट्स। तो इसमें क्या है कि मैक्रो सिस्टम एक लार्जर सिस्टम है जो कि क्लाइंट्स पर असरअंदाज होता है, उन पर इन्फ्लुएंस होता है, जैसा कि पॉलिसीज़, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटाइटलमेंट प्रोग्राम और सकाफत या कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स दैट कैन इफेक्ट अडॉप्शन। इधर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्रोनो सिस्टम। तो जो क्रोनो सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स पर मुश्तमिल होता है दैट कैन इफेक्ट अडेप्शन, जो कि अडेप्शन पर असरअंदाज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द सिस्टम इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास एन एंटिटी। आसान अल्फाज में किसी सिस्टम में जो भी चीज़ अहमियत रखती है या जिस चीज़ पर तवज्जो दी जाती है उसे हम लोग एंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास अ डैश इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। तो यहाँ आपने बताना है कि एंटिटी की प्रॉपर्टी क्या है। तो एंटिटी की प्रॉपर्टी होती है एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। सिंपल वर्डिंग में एंटिटी यानी कि जो एंटिटी को बयान करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट इसका करेक्ट ऑप्शन है। एट्रीब्यूट जो है एंटिटी की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास अ डैश एंड डैश इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। कि आपने बताना है एंटिटी की प्रॉपर्टी क्या है। तो एट्रीब्यूट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। कि जो एट्रीब्यूट है ये एंटिटी की प्रॉपर्टी है। यानी कि एंटिटी आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि जो चीज़ एंटिटी को वाज़िया करती है, उसको बयान करती है, उसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। कि एंटिटी को जो चीज़ बयान करती है उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास एट्रीब्यूट है ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास एंड डैश रिप्रेजेंट अ टाइम पीरियड एट अ स्पेसिफिक लेंथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक्टिविटी।
सिंपल वर्डिंग में एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एक्टिविटी का मतलब ये है कि ये एक ख़ास वक़्त के दौरानिए को या एक ख़ास टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, को ज़ाहिर करता है, ठीक है? एक्टिविटी का मतलब ये है। तो यहाँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी एग्जांपल भी दी गई है जिधर से जिसको पढ़ने से आप लोगों का जो एंटिटी और एट्रीब्यूट और एक्टिविटी के दरमियान जो डिफरेंस है ना वो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या है कि इफ़ अ बैंक इज़ बीइंग स्टडीड, कस्टमर माइट बी वन ऑफ द एंटिटीज, द बैलेंस और इन देयर चेकिंग अकाउंट्स माइट बी एन एट्रीब्यूट एंड मेकिंग डिपॉजिट माइट बी एन एक्टिविटी। कि मिसाल के तौर पर अगर किसी बैंक को स्टडी किया जा रहा है, तो जो उधर के कस्टमर्स हैं, कस्टमर को हम लोग एंटिटी के तौर पर माना जा सकता है कि ये कस्टमर जो है एंटिटी है। उनके जो चेकिंग अकाउंट्स में बैलेंस है उसको हम लोग एट्रीब्यूट कह सकते हैं। जो उनके चेकिंग अकाउंट्स हैं ना उसमें कितना बैलेंस है वो एक एट्रीब्यूट हो गया। और जो वो रकम जो है डिपॉजिट करने आए हैं, उसको जमा करना आए हैं, तो वो एक एक्टिविटी हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, एंटिटी, एट्रीब्यूट और एक्टिविटी के दरमियान का डिफरेंस। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द डैश ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड टू बी द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स नेसेसरी टू डिस्क्राइब द सिस्टम एट एनी टाइम रिलेटिव टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो स्टेट आएगा कि द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड टू बी द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल नेसेसरी टू डिस्क्राइब द सिस्टम एट एनी टाइम रिलेटिव टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। आसान अल्फाज में सिस्टम की स्टेट में यानी हालत में वो तमाम वेरिएबल्स शामिल होते हैं जो किसी भी वक्त सिस्टम को बयान करने के लिए ज़रूरी होते हैं, स्पेशली रिलेटिव टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम स्टडी, ख़ास तौर पर उस स्टडी के मकासद से रिलेटेड। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एंड डैश इज़ डिफाइंड एज एन इंस्टेंटेनियस अक्रंस दैट माइट चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो इवेंट है कि एन इवेंट इज़ डिफाइंड एज एन इंस्टेंटेनियस अक्रंस दैट माइट चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिंपल वर्डिंग में अगर बात करें तो इवेंट वो चीज़ है जो एक लम्हे में होती है और ये सिस्टम की हालत में तब्दीली का सबब बनती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, डैश इज़ यूज्ड फॉर एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स अकरिंग विद इन द सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है एंडोजीनियस इवेंट। तो सिंपल वर्डिंग में एंडोजीनियस इवेंट जो हैं से मुराद वो एक्टिविटीज़ और इवेंट्स होते हैं जो किसी सिस्टम के अंदर ही जो कहते हैं ना अक्कर होते हैं, रोनमा होते हैं। तो एंडोजीनियस इवेंट्स ये वो वाले इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, डैश इज़ यूज्ड फॉर एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स अकरिंग इन द इन्वायरमेंट दैट इफेक्ट द सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक्सोजीनियस इवेंट। एंडोजीनियस इवेंट और एक्सोजीनियस इवेंट के दरमियान का फ़र्क ध्यान समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। एंडोजीनियस इवेंट्स जो होते हैं वो अंदरूनी इवेंट्स होते हैं और एक्सोजीनियस इवेंट्स जो होते हैं वो बैरूनी इवेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला तो ये डिफरेंस आप इनमें याद रखना है। तो नीचे वाला जो एक्सोजीनियस इवेंट है इसमें क्या है कि एक्सोजीनियस इवेंट्स यानी बैरूनी इवेंट से मुराद वो एक्टिविटीज़ और इवेंट्स हैं जो माहौल यानी जो इन्वायरमेंट के अंदर रोनमा होते हैं, वाक़या होते हैं, अक्र होते हैं और जो निज़ाम पर, जो सिस्टम पर इफ़ेक्ट करते हैं, सिस्टम पर इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस था दोनों में, ये आपने ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक छोटा सा टेबल है, इसको आप लोगों ने समझ लेना है एक दफ़ा। इस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल जो है एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम एंड देयर कंपोनेंट्स, ये सिस्टम की एग्जाम्पल है और उसके कंपोनेंट्स की एग्जाम्पल है। तो यहाँ आप लोगों के सामने ये सिस्टम दिए गए हैं, ये आप लोगों के पास सिस्टम्स हैं, ये आगे से उनकी एंटिटीज़ दी गई हैं, ये उनके एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं, ये इवेंट्स हैं और ये स्टेट वेरिएबल्स हैं। आप लोगों ने बस समझते जाना। सबसे पहले हम लोग अगर बैंकिंग की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले बैंकिंग एक सिस्टम है। अगर हम लोग इसकी एंटिटीज़ की बात करें तो हमने पीछे एमसीक्यूज़ में ही पढ़ा था कि बैंक के अंदर जितने भी कस्टमर्स और यूज़र्स होते हैं वो सारे एंटिटीज़ के तौर पर मतलब होते हैं, ठीक है। इस तरह अगर हम लोग एट्रीब्यूट की बात करें तो चेकिंग अकाउंट बैलेंस के उनके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये हो गया हमारे पास एट्रीब्यूट। और एक्टिविटीज़ क्या थी कि मेकिंग डिपॉजिट मतलब पैसे रखवाना या निकालना, जो भी था वो जो एक्टिविटी थी उसको हम लोगों ने कह दिया ये एक्टिविटी है। ये तीन चीज़ें तो हम लोगों ने ऊपर एमसीक्यूज़ में भी की थी। अब दूसरी बात है इवेंट्स की। इवेंट्स क्या होते हैं, और अगर अब हम यहाँ पे इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं जो सिस्टम की जो हालत है, उसकी जो स्टेट है उसमें तब्दीली का बायस बनते हैं। जैसा कि अकाउंट क्रिएशन, अगर हम लोगों ने नया अकाउंट खुलवाना होता है, बात वही है ना कि जो सिस्टम की हालत को तब्दील करते हैं। इसी तरह ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करवानी हो, लोन अप्रूवल करना हो या डिनाइल करना हो,
या अकाउंट क्लोजर करवाना हो, मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे इवेंट्स में आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग स्टेट वेरिएबल की बात करें तो स्टेट वेरिएबल से मुराद क्या होती है? स्टेट वेरिएबल जो हैं सिस्टम की जो मौजूदा हैसियत या जो स्टेट होती है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, जो किसी ख़ास वक़्त पर होती है, ठीक है? और बैंकिंग के निज़ाम में अगर देखा जाए तो टोटल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स जो है ये भी आप लोगों की स्टेट वेरिएबल में आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ बिजी टेलर्स, नंबर ऑफ़ कस्टमर वेटिंग्स, नंबर ऑफ़ एक्टिव अकाउंट्स, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आप लोगों की स्टेट वेरिएबल में आ जाएंगी। तो इसी तरह ये जो आप लोगों की एंटिटीज़ से लेके स्टेट वेरिएबल तक ये जो 5 चीज़ें हैं, एट्रीब्यूट, एक्टिविटी, इवेंट्स और स्टेट वेरिएबल, इनके दरमियान आप लोगों का डिफरेंस जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप लोगों ने ये रैपिड रेल, प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, इन्वेंट्री खुद से आप लोगों ने एक बार इसको रीड करना है और खुद से समझना है। मैंने बैंकिंग आप लोगों को बता दी है। आप बाकी के 4 आप लोग एक बार खुद से रीड करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए कि एंटिटीज़ क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इवेंट्स क्या होते हैं और स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। जी, तो जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास वो है, अ डैश इज़ वन इन विच द स्टेट वेरिएबल्स चेंज ओनली एट डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स इन टाइम। सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिस्क्रीट सिस्टम। और यहाँ पे ये बात हो रही है कि एक डिस्क्रीट सिस्टम वो सिस्टम है या वो निज़ाम है जिसमें जो स्टेट वेरिएबल्स हैं सिर्फ एक मखसूस वक़्त के पॉइंट्स पर तब्दील होते हैं। इसका मतलब है कि ये तब्दीली जो होती है ये मुसलसल नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक मखसूस पॉइंट यानी मखसूस टाइम पे होती है। मिसाल आप इसकी ले सकते हैं, घड़ी का जो वक़्त होता है जो हर सेकंड पर तब्दील होता है लेकिन दरमियान में नहीं होता, कि मतलब एक मखसूस टाइम पर वो तब्दील होता है। तो इसी तरह ए डिस्क्रीट सिस्टम इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ डैश इज़ वन इन विच द स्टेट वेरिएबल चेंज कॉन्टीन्यूसली ओवर टाइम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आप लोगों के पास कॉन्टीन्यूस सिस्टम। कि एक जो कॉन्टीन्यूस सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निज़ाम है जिसमें जो स्टेट वेरिएबल हैं वक्त के साथ मुसलसल तब्दील होती रहती है, ठीक है? अगर मज़ीद सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो इस सिस्टम में जो तब्दीली है किसी ख़ास वक्त पर या किसी ख़ास वक्फ़े पर रुकती नहीं है, बल्कि हर लम्हा हर वक्त जो है कॉन्टीन्यूसली जारी रहती है। इसकी एग्जांपल आप पानी का बहाव ले सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, समटाइम्स इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू स्टडी अ डैश टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कंपोनेंट और टू प्रिडिक्ट हाउ द सिस्टम विल ऑपरेट अंडर अ न्यू पॉलिसी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास वो सिस्टम है कि कभी कभी किसी सिस्टम का जो मुताला है, किसी सिस्टम की जो स्टडी है या सिस्टम जो है, कभी कभी किसी सिस्टम का जो स्टडी है इसलिए किया जाता है ताकि इसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान ताल्लुकात को समझा जा सके या जो प्रिडिक्ट किया जा सके कि कोई नया कानून या जो नई पॉलिसी लागू होने पर निज़ाम जो है यानी सिस्टम कैसे काम करेगा, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ डैश इज़ डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग द सिस्टम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आप लोगों के पास मॉडल। सिंपल वर्डिंग में एक मॉडल की जो डेफिनेशन है निज़ाम के जो सिस्टम के जो स्टडी के मकसद के लिए सिस्टम की नुमाइंदगी यानी सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन के तौर पर की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, देयर आर हाउ मैनी डिफरेंट मॉडल टाइप्स, कि आपने बताना है कि हमारे पास कितने मॉडल टाइप्स होते हैं, तो हमारे पास 2। इसका करेक्ट ऑप्शन है कि हमारे पास 2 किस्म के डिफरेंट मॉडल टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मैथमेटिकल, दूसरा है फिजिकल, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ डैश यूजेस सिंबॉलिक नोटेशन एंड मैथमेटिकल इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट अ सिस्टम। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल। सिंपल वर्डिंग में एक मैथमेटिकल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो किसी सिस्टम को ज़ाहिर करने के लिए एक सिंबॉलिक नोटेशन या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करता है। अगर और सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल वर्डिंग में जो मैथमेटिकल मॉडल है ये मैथमेटिक्स के ज़रिए किसी सिमुलेशन मॉडल को समझने और बयान करने का तरीका है, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, डैश इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। आपने बताना है मैथमेटिकल मॉडल की स्पेशल टाइप। तो सिमुलेशन मॉडल जो है इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ डैश समटाइम्स कार्ला मोंटी कार्लो सिमुलेशन रिप्रेजेंट अ सिस्टम एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है स्टैटिक सिमुलेशन मॉडल। सिंपल वर्डिंग में एक स्टैटिक सिमुलेशन मॉडल जिसे बाज़ औक़ात जो है मोंटो कार्लो सिमुलेशन भी कहा जाता है, किसी सिस्टम को किसी मखसूस वक़्त में ज़ाहिर करता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये वक़्त के साथ तब्दीली को शामिल नहीं करता, बल्कि एक ख़ास लम्हे पर मतलब एक ख़ास टाइम पर ये तवज्जो देता है, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, डैश मॉडल रिप्रेजेंट सिस्टम एज दे चेंज ओवर टाइम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो डायनामिक सोल्यूशन है कि डायनामिक सोल्यूशन मॉडल रिप्रेजेंट सिस्टम एज दे चेंज ओवर टाइम।
सिंपल वर्डिंग में ये जो डायनामिक सिमुलेशन मॉडल्स होते हैं, ये ऐसे मॉडल्स होते हैं जो किसी सिस्टम को उसके वक़्त के साथ बदलती हुई हालात के तौर पर ज़ाहिर करते हैं। यानी ये मॉडल जो हैं सिस्टम की मुसलसल तब्दीली को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। ठीक होता है हमारे पास डैश दैट कंटेन नो रैंडम वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड एज डिटर्मिनिस्टिक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है सिमुलेशन मॉडल। सिंपल वर्डिंग में ऐसे सिमुलेशन मॉडल जिनमें कोई रैंडम वेरिएबल शामिल ना हो, मौजूद ना हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। यानी इन मॉडल्स के जो नताइज हैं, यानी जो रिजल्ट्स हैं, हमेशा एक जैसे होते हैं और यकीनी होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी रैंडम एलिमेंट्स जो हैं, रैंडम वेरिएबल्स जो हैं मौजूद नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास डैश हैव अ नॉन सेट ऑफ इनपुट्स विच विल रिजल्ट इन अ यूनिक सेट ऑफ आउटपुट्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। सिंपल वर्डिंग में कि डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स में इनपुट्स का एक जो है नोन सेट होता है, जिसके रिजल्ट में आउटपुट का एक यूनिक सेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास अ डैश मॉडल हैज़ वन और मोर रैंडम वेरिएबल्स एज इनपुट्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए स्टोकेस्टिक सिमुलेशन। सिंपल वर्डिंग में सिंपल वर्डिंग में स्टोकेस्टिक सिमुलेशन मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक या एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स को इनपुट के तौर पर शामिल किया जाता है। यानी इस मॉडल में रैंडम वेरिएबल्स जो हैं शामिल होते हैं जो मुख्तलिफ रिजल्ट पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस मॉडल आर डिफाइंड इन एन डैश। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एनालॉजियस मैनर्स। सिंपल वर्डिंग में जो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस मॉडल्स हैं इनको इन दोनों मॉडल्स को डिफ़ाइन किया जाता है एक एनालॉजियस मैनर में, यानी कि एक मुशाबा तरीके में, मुशाबा तरीके से इनकी तारीफ़ की जाती है। सिंपल वर्डिंग में ये दोनों मॉडल्स की जो तारीफ़ है, इनमें जो इनके असूल होते हैं या इनके जो रूल्स होते हैं वो यकसा होते हैं, सिर्फ इनकी नौइयत और अमल करने का जो तरीका होता है वो मुख्तलिफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास अ डिस्क्रीट simulation model is not always used to model a discrete system, nor is a continuous simulation model always used to model a dash। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो कॉन्टिन्यूस सिस्टम है। सिंपल वर्डिंग में एक डिस्क्रीट सिमुलेशन मॉडल हमेशा डिस्क्रीट सिस्टम को मॉडल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, और ना ही एक कॉन्टिन्यूस सिमुलेशन मॉडल हमेशा कॉन्टिन्यूस सिस्टम को मॉडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी मॉडल्स और निज़ाम की जो नौयत है हमेशा बराह रास्त आम आहंग नहीं होती, ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास डैश इज़ द मॉडलिंग ऑफ सिस्टम इन विच द स्टेट वेरिएबल चेंजेस ओनली एट अ डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट इन टाइम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास डिस्क्रीट इवेंट सिस्टम सिमुलेशन। यानी कि डिस्क्रीट इवेंट सिस्टम सिमुलेशन जो है सिस्टम की वो मॉडलिंग है जिसमें स्टेट वेरिएबल्स जो हैं सिर्फ मखसूस वक़्त के पॉइंट्स पर तब्दील होते हैं। आसान अल्फाज में इस किस्म के जो सिस्टम में तब्दीलियाँ मुसलसल नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक मखसूस मौके पर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास द डैश आर एनालाइज्ड बाय न्यूमेरिकल मेथड रेदर देन बाय एनालिटिकल मेथड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिमुलेशन मॉडल्स। सिंपल वर्डिंग में जो सिमुलेशन मॉडल है, यानी सिमुलेशन मॉडल्स को न्यूमेरिकल मेथड्स के ज़रिए जो है एनालाइज किया जाता है, तजिया किया जाता है, ना कि एनालिटिकल मेथड्स के तरीक़ों से। मतलब आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो इन मॉडल्स यानी कि किसी भी मॉडल्स यानी सिमुलेशन मॉडल्स के जो रिज़ल्ट्स को हासिल करने के लिए हम लोग जो है मैथमेटिकल मॉडल्स का इंतखाब करते हैं, ना कि जो पेचीदा एनालिटिकल मेथड्स को, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास डैश एम्प्लॉय द डिडक्टिव रीजनिंग ऑफ मैथमेटिक्स टू रिसॉल्व द मॉडल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एनालिटिकल मेथड। सिंपल वर्डिंग में एनालिटिकल मेथड्स मॉडल को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स के डिडक्टिव रीजनिंग को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास डैश एम्प्लॉय कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स टू सॉल्व मैथमेटिकल मॉडल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स। सिंपल वर्डिंग में न्यूमेरिकल मेथड्स मैथमेटिक्स के मॉडल्स को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए कंप्यूटेशनल प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास डैश मॉडल्स आर रेदर लार्ज, द अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड इज़ वास्ट, so much so such runs are usually conducted with the aid of a computer। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास रियल वर्ल्ड सिमुलेशन मॉडल।
सिंपल वर्डिंग में रियल वर्ड सिमुलेशन काफ़ी बड़े होते हैं। इन मॉडल्स में जो ज़ख़ीरा यानी कि स्टोर्ड और मैनिपुलेटेड डेटा होता है, ज़ख़ीरा और इस्तेमाल यानी मैनिपुलेट इस्तेमाल होने वाला डेटा की जो मिकदार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ऐसे मॉडल्स का जो तज्ज़िया है अमूमन कंप्यूटर की मदद से किया जाता है, ठीक है। जी, तो यहाँ पे हमारा CS620 का पार्ट 1 जो है मिड टर्म के हवाले से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 2 और 3 जो है वो मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी और उनका लिंक जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि CS620 से जितनी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आप लोगों को टाइम टाइम मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।